वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी का आपके अपने चैनल पर पुनः स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी ओल्ड एनसीईआरटी क्लास सेवन्थ। दोस्तों अब देखेंगे चैप्टर 8। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मानव पर्यावरण अनन्योन्य क्रिया उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। दोस्तों यहाँ हम देखने वाले हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र तथा उपोष्ण प्रदेशों के बारे में। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीव एवं वनों से थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहां रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से हैं, कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा और मकान जैसी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हमारे समान ही है। श्रीकांत चाचा ने कहा, उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वह प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत से ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, जब स्पेन के अन्वेषकों ने यानी आविष्कारकों ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार इस नदी का नाम पड़ा अमेजन। तो दोस्तों यहाँ अमेजन नदी के बारे में आप देखेंगे। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हमें मानचित्र में देखना होगा। यह ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित हैं। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिमी में पर्वतों से निकलकर पूरब में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है, उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवहित होती है। क्या आप इस बेसिन में उन स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिन्हें भूमध्य सागर
दोस्तों पूछा, क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा होकर गुजरती है? दोस्तों यह आप देख सकते हैं, यह आपकी अमेजन नदी है, यह आपकी भूमध्य रेखा 0 डिग्री, जिसे आप विषुवत रेखा भी कहते हैं, और ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के आपकी 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, इसके बीच का जो ये आपका क्षेत्र है, ये पूरी की पूरी एरिया आपकी भूमध्य सागरीय प्रदेश कहलाती है। इन्हें कहते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश। इसमें आप देख सकते हैं कोलंबिया है, वेनेजुएला है, इक्वाडोर है, पेरू के कुछ भाग हैं, ब्राजील है, एटसेट्रा। ये सारी सहायक नदियां यहाँ से होते हुए और अमेजन नदी से होते हुए ये अटलांटिक महासागर में आकर के गिरते, जिसे अंध महासागर भी कहते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये कहलाता है मुहाना। दोस्तों सहायक नदियां, यह छोटी नदियां होती है जो मुख्य नदी में मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है, वह उसकी बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व की सबसे बड़ी बेसिन है। अब यहाँ की जलवायु की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है। वर्षा वन, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधे के रूप में यहाँ आर्किड और ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टुकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षित वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी, जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाली टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती है। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियां की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से अमेजन बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। दोस्तों क्या आप जानते हैं, ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं।
अब बरसावन के निवासी की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टोपियोका, अनानास, शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं महिलाएं ही अपनी उगाई हुई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कर्तन एवं दहन की कृषि पद्धति क्या होती है? तो कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काट कर भूमि साफ करते हैं। फिर इनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसीलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। तो दोस्तों, वनों को काटकर जलाकर कृषि करना कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति कहलाती है। इनका मुख्य आहार मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोष भी खाते हैं। कॉफी, मक्का, कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्रों में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं, वर्षावन के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे भारत की गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। ये दोनों नदियां दोस्तों भारत में हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां
एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवहित होती है। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र के कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढे। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां होती है। यह आपकी गंगा नदी है दोस्तों। गंगा नदी में आकर मिलने वाली यमुना, गंडक, चंबल इत्यादि नदियां हैं, और यह आपको इधर से ब्रह्मपुत्र नदियां आकर के मिल रही है। फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों बांग्लादेश में जाकर मिल जाते हैं और तथा यहाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हैं। इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी, शीत ऋतु में ठंड होती है। ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस नदी के अन्य नामों का पता लगाइए। दोस्तों, जब आपको नदी वाला टॉपिक कराएंगे तो वहां आपको इसके विभिन्न जगह पर विभिन्न नाम बताए जाएंगे। जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 159 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 904 तथा बिहार का 880। दोस्तों, यह पुराना डाटा है। नए डाटे में बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, जो लगभग 1200 के आसपास है राज्यों में। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली की है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढलान वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्रों में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त हैं, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसलें हैं। चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूं, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा हैं। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती है। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों, पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरन एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा
मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं इस चावल इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों का प्रमुख आहार है। इसलिए दोस्तों इन क्षेत्रों के जो लोग होते हैं वो मच्छी भात खाते हैं। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्र ना हो सके। ये देख सकते हैं दोस्तों आपका एक सिंग वाला गेंडा, ये मगरमच्छ, ये वेदिका कृषि जहां ढलान को काट करके समतल बनाए जाते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। दोस्तों इसकी उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता लगाते हैं। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। यानी जहां यह प्रजाति ज्यादा देखी जाएगी वहां के जल अधिक शुद्ध होंगे। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों के विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र किशोर राजीव अन्य के साथ मौन या चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार में जो उगते हैं बेलिनेरिया हाइड्रिला मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। इस जमीन पर धान मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोई जाती है। खेत की भैंसों तथा बैलों का उपयोग किया जाता है। मछली के पकड़ने खाने और बेचने के लिए काफी मछलियां हैं इन्हें जिन्हें पकड़कर वे पास के शहरों में बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता है मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात की सुविकसित तंत्र उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। मैदानी क्षेत्रों में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये आपका एक टाइगर। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन प्राणी अभ्यारण्य, अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी ओल्ड ज्योग्राफी क्लास 7th। अब दोस्तों यहाँ अभ्यास के क्वेश्चन दिए गए हैं जिस क्वेश्चन को आप करेंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे।